હા એટલે તારું રૂટીન બહુ બગડતું ના હોય ને થઈ જાય તો એક ટ્રાય આપી શકીએ એમ. અને એમને કીધું કે રવિવારે 5 દિવસ ટ્રેનિંગ થઈ ગઈ. ઓકે અગર એક બે દિવસમાં અમને ખબર પડી ગઈ તો મેં વધારે આગળ નહીં કરીએ. અને 3 મંથ પ્રોબેશન પછી એ લોકો બોન્ડ રાખવાનું. હા એ તો બરાબર. तो सर आउट केम करे मतलब एक ऐसी ट्रेनिंग आप रिसर्च पेपर ના ના આનું તો એક્સેપ્શન છે, બાકી બધાને રિસર્ચ પેપર ને એવું જ ચાલે. અને ખબર નહીં મેં કોલ કર્યો ને પછી મને કીધું કે રિસર્ચ પેપર મને આપવાનું એને કંઈક મિસ આઉટ કહેવાનું. ત્યાં તો એમને એવું લાગ્યું છે કે આનું અત્યારે બિલકુલ બેકગ્રાઉન્ડ નથી એટલે, અને એનું જોબ અત્યારે બીજા ફિલ્ડની છે એટલે કે એવું હશે કે પહેલા ટ્રેનિંગ કરવી જોઈએ કદાચ, આઈ ડોન્ટ નો. या तो पेट्रोल ना निकल गई ના મને મળી ગયો બસ આમ ફોન કર્યો. अरे એવું નહીં બધું સામે ફોન કર્યો ऐसे मैं सही माने रिसर्च पेपर એ પણ બધાને કે તો મારી પ્રોફાઇલ પણ અલગ છે. કોણ પૂછી રહ્યું लेकिन प्रोफाइल મને એવું લાગ્યું પણ નથી સેમ. અને પછી મેં એને કીધું સારે આપવા સારે કહેવાનું રહી ગયું કે રિસર્ચ પેપર પહેલા સેન્ડ કરશે પછી માઇનોરિટી પછી તો તું એને ત્યાં જ પ્રોબ્લેમ કે આવી રીતે કોઈ ઇન્ટરવ્યુ પ્રોસેસ થઈ हमारा मार्केट મારે વાત जो रिसर्च पेपर ના તો મેં જોયું તો નથી. ઓકે ચલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ऑनलाइन ऑडियो वीडियो ओके. ओके we have to start with this chapter. Last time हमने normal distribution किया था, right? So now we are moving on to sampling and estimation. It is a very interesting topic, also not very difficult. Sampling estimation एक चीज है और उसके बाद हाइपोथेसिस आता है. तो नॉर्मली स्टूडेंट को हाइपोथेसिस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और सैम्पलिंग एस्टिमेशन थोड़ा सिंपल लगता है. बट पॉइंट इज कि सैम्पलिंग एस्टिमेशन में जो फॉर्मूला आएगी ना वही फॉर्मूला हाइपोथेसिस में आने वाली है. So if you understand this properly, then it will also help you in hypothesis. ठीक है. आपके पास हार्ड कॉपियां जो पीडीएफ है उसमें we have to start from page 172 reading 10. मिला सबको? ओके तो ये जो लिखा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड स्टैंडर्ड एरर, बट आई डोंट नो यहाँ पे क्यों लिखा है, वो थोड़ा लेट आएगा. राइट. चालू कहां से होता है? डिफाइन सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन सैंपलिंग एरर. राइट. तो ये चैप्टर क्या है? सैंपलिंग. सो हाउ इट वर्क्स इज, एक होता है पॉपुलेशन, राइट, और उसमें से हम छोटा पार्ट लेते हैं which is a
सैंपल, राइट। तो ये जो प्रोसीजर है ना, पॉपुलेशन में से सैंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग, उसको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। और सबसे अच्छा और सबसे आइडियल जो मेथड है सैंपलिंग का, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग, राइट। सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब क्या, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब क्या, ये आपका हर एक एलिमेंट जो है पॉपुलेशन का, उसका सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होना चाहिए, राइट। एवरी एलिमेंट शुड हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, दैट इज नोन एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो जितनी थियरी है, जितनी फॉर्मूला ये सब है, इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। और सी पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसका सिंबल क्या होता है, म्यू। पॉपुलेशन का जो एवरेज है उसका सिंबल क्या होता है, म्यू, राइट। पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, बिग एन, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एन, बराबर। सैंपल की साइज छोटा एन, सैंपल का मीन एक्स बार, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मुझे पॉपुलेशन तो मैं देख नहीं सकता हूं, मैं तो सैंपल ही देखूंगा, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है कि मेरे पास एक्स बार है, मतलब सैंपल का एवरेज है, राइट। सपोज अभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकल आ रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, तो मुझे ओवरऑल एवरेज ढूंढना है, बट सबको मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे सामने तो अभी 5 जने हैं, आप सबका मैं एज पूछता हूँ और वो एवरेज एज मैं गिनता हूँ, तो वो क्या हो गया, सैंपल का एक्स बार हो गया। और उसके ऊपर से मैं पूरे पॉपुलेशन का एवरेज कुछ एस्टिमेट करूंगा फ्रॉम एक्स बार टू म्यू, राइट। तो दिस इज नोन एज एस्टिमेशन। ये जो प्रोसीजर है उसको एस्टिमेशन बोलते हैं कि भाई सैंपल की एवरेज इतनी है लेकिन पूरे पॉपुलेशन की एवरेज इतनी होगी, राइट। हमारा जो फोकस है एफआरएम या सीएफ या ये जो करिकुलम है वो सिर्फ एक्स बार और म्यू का है, बट ऐसा हर चीज में हो सकता है कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन उसपे से पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, या सैंपल का प्रपोर्शन उसमें से पॉपुलेशन का प्रपोर्शन, राइट। सपोज ये अभी मेरे सामने जो 5 लोग बैठे हैं उसमें से 2 फीमेल है, तो 40% फीमेल, ये प्रपोर्शन हुआ, ये सैंपल प्रपोर्शन हुआ। तो पूरे पॉपुलेशन का क्या प्रपोर्शन होगा, ऐसा, राइट। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट हमारा फोकस क्या है, एवरेज एक्स बार टू म्यू, दिस इज नोन एज एस्टिमेशन, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे देखो सैंपलिंग एरर लिखा है, तो ये जो डिफरेंस रह जाता है बिटवीन एक्स बार एंड म्यू, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। तो क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर। सपोज पूरे पॉपुलेशन का एवरेज 26 है, लेकिन हमारे सैंपल में एवरेज आ रहा है 25, तो जो 1 का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सैंपलिंग एरर हो सके उतना कम हो, राइट। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग फॉर, ठीक है। फिर पेज 173 पे नीचे देखो 10C दिया है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, बराबर। तो मैंने क्या बताया आपको कि एज सच तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। कि सपोज मुझे इंडिया में पता ही इलेक्शन आते हैं, तो ये लोग एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल नहीं करते, वो क्या है, सैंपलिंग है, राइट। और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आपका सैंपल कैसा होना चाहिए। सपोज इंडिया में सपोज 80 करोड़ वोटर्स है, पॉपुलेशन साइज इज 80 करोड़ फॉर इलेक्शन, तो उसमें से आप तो सपोज 80,000 भी कांटेक्ट कर लो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। जनरली सब जो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल होते हैं ना, वो 10, 15, 12, 20,000 बहुत हो गया सैंपल में, बट सपोज 80,000 कर रहे हो तो भी हाउ डू यू इंश्योर कि इंडिया का कोना कोना जो है तो सबका आने का चांस इक्वल हो, राइट। कि भाई कोई बंदा अहमदाबाद में है
या बॉम्बे में है उससे तो पूछ लोगे, बट जो झारखंड में जंगल में रहता है उसको पूछने का क्या इक्वल चांस है क्या? तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली जो मेथड यूज होती है वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, राइट। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है तो एटलीस्ट मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका इलेक्शन है, सपोज लोकसभा के इलेक्शन है, तो एटलीस्ट ऐसा तो कर सकते हो कि इंडिया में अभी 28 स्टेट्स है, ठीक है, इंडिया में 28 स्टेट्स है और हर एक स्टेट में कितना पॉपुलेशन है वो आप जानते हो। सपोज गुजरात में 6 करोड़ है, फॉर सिंपलिसिटी सपोज इंडिया का टोटल 100 करोड़ तो गुजरात 6 करोड़ मतलब 6%। तो आप जब सैंपलिंग करो और 80,000 आपकी साइज है तो 80,000 का 6% मतलब एटलीस्ट 4,800 गुजरात के होने चाहिए, 1000 दिल्ली के होने चाहिए, उस तरह से उत्तर प्रदेश तो शायद 15,000 होने चाहिए। तो इस तरह से आप ट्राई करोगे, देन अगेन यू कैन डिवाइड मेल फीमेल, राइट, एज वाइज कि भी 18 से 25, 25 से 45, 45 एंड अबव। तो उस तरह से अलग अलग आप क्लासिफिकेशन बनाओ एंड देन यू एंश्योर कि हर एक ग्रुप प्रॉपर्ली कवर हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। और जितने ये क्लासिफिकेशन ज्यादा करोगे ना, सेल्स ज्यादा बनाओगे, उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ स्टेट वाइज, लेकिन उससे भी अच्छा डिस्ट्रिक्ट वाइज करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना बारीक आप क्लासिफिकेशन करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो 173 पे जो पैराग्राफ दिए ना वो पढ़ लो, 3 पैराग्राफ जो है वो एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया? ठीक है ना ऑल ऑफ यू? ओके, फिर उसके बाद वाला पढ़ो टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा। ये टाइप्स ऑफ डेटा है, इसका क्लासिफिकेशन हमको आना चाहिए, ठीक है। तो टाइम सीरीज डेटा मतलब क्या, नाम सुना होगा शायद। टाइम सीरीज मतलब क्या, एक ही चीज का डेटा ले रहे हो अक्रॉस टाइम, राइट। सपोज इंडिया का जीडीपी पिछले 10 साल का, उसको टाइम सीरीज डेटा हो,
क्या बोलते हैं, टाइम, बराबर। क्रॉस सेक्शनल डेटा मतलब टाइम को फ्रीज कर दो, ये 2019, लेकिन सपोज इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज का जीडीपी, राइट। तो इट इज कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शनल डेटा। ये टाइम को फिक्स कर दो, बात जीडीपी कर रहे हैं लेकिन अलग अलग एंटिटीज की कर रहे हैं, देन इट बिकम्स अ क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। और दूसरी तरह से जो डिफाइन किया है लॉन्जिट्यूडिनल डेटा, वो याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम ऑफ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम एंटिटी। तो सेम एंटिटी खास याद रखो, राइट। और ओवर टाइम मतलब टाइम सीरीज तो है ही। तो सपोज इंडिया, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट पिछले 10 साल, लेट मी राइट डाउन। Suppose India GDP, inflation and interest rate 2011 to 2020। तो ये जो डेटा हुआ आपका वो लॉन्जिट्यूडिनल हुआ, दिस इज योर लॉन्जिट्यूडिनल डेटा, ठीक है। ये आपका लॉन्जिट्यूडिनल डेटा हुआ। और दूसरा जो दिया है पैनल डेटा, तो अगेन ओवर टाइम सेम कैरेक्टरिस्टिक फॉर मल्टीपल एंटिटीज, मतलब सपोज जीडीपी, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स जिसे बोलते हैं। और अगेन टाइम सीरीज तो है 2011 से 2020, समझ में आया। इसमें एंटिटीज बहुत सारी है, फीचर एक ही है, जबकि इसमें एंटिटी एक ही था, फीचर अलग अलग है। तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड पैनल डेटा। तो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके, फिर काम की चीज आ रही है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फिर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। सी, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि सपोज हमारा पॉपुलेशन है ना, उसमें 10 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं सैंपल ले रहा हूं ना, वो 3 एलिमेंट्स का ले रहा हूं, आई एम टेकिंग सैंपल विद 3 एलिमेंट्स, बराबर। तो प्रैक्टिकली हम एक ही बार सैंपल लेते हैं, बट मैथमेटिकली अगर सोचो तो 10 में से 3 सैंपल लेने का बहुत सारा अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट। 10C3 करेक्ट, 10C3 जरा करके देखो तो कैलकुलेटर में क्या आएगा। मैं करें तो लिंक मूवी डाउनलोड कर ले, 120।
10C3 इज इक्वल टू 120, मतलब 120 डिफरेंट सैंपल्स हो सकते हैं, बराबर। अच्छा, फिर एक सौ 120 अलग अलग सैंपल्स हो सकते हैं, बराबर। अच्छा, ये जो सैंपल है सपोज 135 है, तो उसकी एक एवरेज होगी, उसकी एक एवरेज होगी ना। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 3, इसका एवरेज 3 आ रहा है, इसका कुछ अलग आएगा, सब अलग अलग आएंगे, बराबर। तो 120 डिफरेंट एक्स बार्स भी होंगे, isn't it? ये थियोरेटिकली 120 अलग अलग सैंपल, तो 120 अलग अलग सैंपल एवरेजेस भी होंगे, बराबर। अब वो जो सैंपल एवरेज है, वो जो सैंपल एवरेज है, उसको उसका मैं हिस्टोग्राम बनाऊं। हिस्टोग्राम समझते हो ना, कि सपोज ऐसा है कि ये जो है 1 2 3 4 अप टू 10, बराबर। फिर मैं देखूंगा कि 120 में से कितनी एवरेज 1 है, तो सपोज इतनी 1 है, कितनी 2 है, तो ऐसा मैं प्लॉट करूंगा ना, ऐसा मैं प्लॉट करूंगा ना कि एक्स बार, अलग अलग एक्स बार, इनकी क्या वैल्यू है, उसका हिस्टोग्राम बनाऊं और फिर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका नाम है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्या नाम है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, दिस इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, समझ रहे हो, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू, ओके। तो ये जो मैंने आपको विजुअलाइज करके बताया, दिस इज नोन एज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका एक एवरेज होता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो इसका भी मीन होगा जिसको म्यू एक्स बार बोलते हैं, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जिसको सिग्मा एक्स बार बोलते हैं, राइट। और फॉर्मूला ऐसा है कि म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू आएगा, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन का एवरेज है ना, वही आएगा, और जो सिग्मा एक्स बार है वो आएगा सिग्मा अपॉन रूट एन, दैट विल बी सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला। और ये जो सिग्मा एक्स बार है ना, उसका लंबा नाम क्या है, सिग्मा एक्स बार का लंबा नाम क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये लंबा नाम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। छोटा नाम क्या है, स्टैंडर्ड एरर, छोटा नाम क्या है, स्टैंडर्ड एरर, सिग्मा एक्स बार इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये सब सेंट्रल लिमिट थ्योरम देता है, राइट। और खास करके सेंट्रल लिमिट थ्योरम का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई मैंने ये हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया और उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये जो कर्व आया, ये कैसा कर्व है, बेल कर्व है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर शेप ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया है ना, तो कैलकुलेशन और वो सब बहुत सिंपल हो जाता है। बट इसकी क्या गारंटी है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आए, वो सपोज ऐसा कुछ आया, तो ऐसा कुछ उटपटांग आया तो, राइट, वो भी पॉसिबल तो है ना। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो क्या बोलता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है कि आपकी सैंपल साइज अगर 30 से ज्यादा या 30 जितना है, मतलब वंस यू आर 30 और मोर सैंपल साइज, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि आपका जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो
एक मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दिस इज व्हाट योर सेंट्रल लिमिट थ्योरम टेल्स यू। और इसलिए स्टैटिस्टिक्स में सैंपल साइज हमेशा 30 होने का ट्राई करते ही है, 30 या उससे ज्यादा देन यू आर सेफ। अगर छोटा सैंपल है तो तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सर वो अज्यूम करें सब है कि if n is greater than 30 then the हाँ, diagram will be then normal yes if sample size is 30 or more then sampling distribution will be normal। और उसके लिए एक दूसरी चीज लिख लो, ये सब लिखी है। सी पॉपुलेशन जो होता है ना, खुद पॉपुलेशन, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि वो खुद नॉर्मल हो या नॉट नॉर्मल हो। नॉट नॉर्मल मतलब अननोन, हमें नहीं पता है, बराबर। पॉपुलेशन खुद या तो नॉर्मल है या हम बोल ही सकते नॉर्मल है। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन is normal irrespective of n। कि आप सैंपल साइज 30 रखो, 10 रखो, 5 रखो, कुछ भी करो, आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली आएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि खुद पेरेंट जो है पॉपुलेशन वो नॉर्मल है, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकल स्टडीज में, फाइनेंस में या कोई भी फील्ड में हमें क्या पॉपुलेशन पता ही है कैसा है, वो तो स्टडी कर रहे हैं सैंपल लेके, तो नॉर्मली हम ये कभी भी अज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में अगर पॉपुलेशन अननोन है तो फिर अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। बट अगर n लेस देन 30 है देन वी हैव अ प्रॉब्लम, हम आगे नहीं बढ़ सकते। वी डोंट हैव द टूल्स, हम आगे काम नहीं कर सकते। तो ये चीज याद रखो, आगे भी आपको काम में आएगी। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? ओके ओके। अच्छा, फिर 175 पे जो 2-3 एग्जांपल दिए वो पढ़ लो, इजी है, सिर्फ सिग्मा बाय रूट एन ही करने का है। पेज 175। और वो जो फॉर्मूला है ना सिग्मा एक्स बार का, सिग्मा बाय रूट एन, तो सिग्मा मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन वो नहीं है तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हो, उसमें दिया है, देख लो। और एग्जैक्ट आंसर
ऑरिजिन पीटी टेस्ट करके टेस्ट वन करेगी तो टेस्ट मार्क्स आने की ताकि 19 માંથી कैलकुलेट થાય તો મારે તો 17 માંથી कैलकुलेट बोलो ठीक है। पहले में 0.53 आ रहा है, 50.6 आ रहा है। सिग्मा बाय रूट नहीं करने का और कुछ नहीं है। ठीक है ऑल ऑफ यू। और 175 पे जो नीचे के दो एग्जाम्पल है ना, इसमें वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि एक बार सैंपल साइज 30 है और दूसरी बार 200 है, राइट। सिग्मा तो सेम ही है 20%, राइट। तो सैंपल साइज 30 से 200 हो गई, मतलब 6-7 गुनी बढ़ गई, बट फिर भी स्टैंडर्ड एरर सिर्फ 3.6 से 1.4, मतलब 1/3 भी नहीं हुआ। तो आप सैंपल साइज बढ़ाओ तो अच्छा है, बट धीरे धीरे फायदा कम हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर रूट में है। और सैंपल साइज बढ़ाओगे तो टाइम और खर्चा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दैट यू शुड नो। फिर 10G पे आ जाओ, जो नेक्स्ट है आपका 10G जो है, राइट। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एस्टिमेटर। एस्टिमेटर किसको बोलते हैं? जो एक्स बार है ना, वो एस्टिमेटर है म्यू का। एक्स बार इज एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू, राइट। तो वो कैसा होना चाहिए? तो एक तो अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड मतलब क्या कि सपोज पॉपुलेशन का एवरेज म्यू 50 है, पॉपुलेशन का एवरेज म्यू 50 है, तो एक्स बार कभी 50 से ऊपर आए और कभी नीचे आए, कभी 51 आए कभी 49 आए, सो दैट ऑन एन एवरेज इट इज 50, देन इट इज कॉल्ड अनबायस्ड। तो ऐसा होना चाहिए। फिर एफिशिएंट, मतलब जो स्टैंडर्ड एरर है, जो स्टैंडर्ड एरर है वो हो सके उतना कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब ये स्टैंडर्ड एरर कम होना चाहिए जब n बढ़ जाए। व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस स्टैंडर्ड एरर शुड डिक्रीज। जैसे हमारे फॉर्मूला में ना सिग्मा बाय रूट n, n बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एरर कम होगा। तो x बार जो है अपना, it satisfies all these three properties. It is unbiased, it is efficient and it is consistent. तो इसलिए अगर पॉपुलेशन मीन हमको एस्टिमेट करनी है तो बेस्ट टूल इज सैंपल का मीन नेक्स्ट बार, ठीक है। करो फर्स्ट क्विज। फर्स्ट क्विज कंप्लीट करो।
No, 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 हाँ हो रहा है करें चेक ऑनलाइन सबका हो गया no, sir. ठीक है करो
ओके देखते हैं फर्स्ट इक्वल चांस, तो बी, फर्स्ट इज बी। अच्छा, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक is the probability distribution made up of all possible C sample statistics लेकिन सेम साइज वाले, तो C। then sampling error again C, sample statistic मतलब x बार और population पैरामीटर मतलब V। फिर पॉपुलेशन का 28 है और सैंपल का 26.5 है, तो 1.5 इज द सैम्पलिंग एरर बी। फिर सैंपल ऑफ डेड इक्विटी रेशियो, सर 4 भी इसका उल्टा होगा। हाँ क्या उल्टा बोलूं, मतलब पॉपुलेशन मीन है वो 26.5 होगा, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा। अच्छा तो वो पॉपुलेशन एरर नहीं हो जाएगा? नहीं, बोलते तो सैम्पलिंग एरर है। Sample of debt equity ratio of 25 publicly traded US banks is a cross sectional data क्योंकि टाइम एक ही है, एंड ऑफ 2003। फिर 6 में सैम्पलिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम कब लगेगा 30, तो C। फिर if n is large and population standard deviation is unknown, मतलब सिग्मा नहीं है अपने पास, तो स्टैंडर्ड एरर ढूंढने के लिए क्या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन लेना पड़ेगा डिवाइड बाय रूट n, सो C। फिर स्टैंडर्ड एरर क्या है, तो C पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। देन 9th में 2 डिवाइड बाय रूट 49, 2 बाय 7 0.29 के करीब आ जाएगा। अच्छा 10th में ना वेरिएंस दिया है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है 25 का। हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होगा और 5 डिवाइड बाय रूट 100, तो 5 बाय 10 इज 0.5। फिर लीस्ट लाइकली मतलब गलत, तो रिलायबिलिटी ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ 90.29, ठीक है जाए आगे। ओके अभी है ना आगे का जो चैप्टर है उसमें मैं मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल्स दूंगा और फिर आपको इसके इलस्ट्रेशंस देख लेने हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। See now the practical part starts। अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, तो हमारा जो पूरा ये एक्सरसाइज कर रहे हैं सैम्पलिंग एस्टिमेशन, उसमें हमको इंटरेस्ट है म्यू में, बराबर। सपोज इंडिया में जो वोटर है उसका एवरेज एज कितना है वो मुझे जानना है, राइट। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, सैंपल लूंगा। सपोज मैंने सैंपल 1000 लोगों का लिया, मैंने सैंपल 1000 लोगों का लिया और उसमें सैंपल का जो एवरेज आया वो 32.6 इयर्स आया, राइट। सैंपल का जो एवरेज आया वो 32.6 इयर्स आया। मेरा क्वेश्चन क्या है, न्यू क्या है, तो उसके लिए दो मेथड्स है। एक मेथड तो क्या है कि सिंगल वैल्यू, ये 32.6 जो सैंपल का एवरेज आया, मैं बोल लूंगा कि दिस इज माय बेस्ट एस्टिमेट, कि अच्छे से अच्छा मैं ये बोल सकता हूं कि 32.6 है। तो सिंगल वैल्यू हो ना तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट एस्टिमेट, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट एस्टिमेट। बट हमको ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है,
हमको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है कि ये जो है आई शुड राइट म्यू, ये सिंगल वर्ड में आंसर है म्यू 32.6 है, जो एक्स बार था वही है। लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है कि म्यू इज इक्वल टू सपोज 32.6 प्लस और माइनस 3, प्लस और माइनस 3, मतलब क्या हुआ, एक रेंज आ जाएगा कि भाई 29.6 से लेके 35.6, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेट। और मुझे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो इसमें है, क्योंकि इंटरवल एस्टिमेट का फायदा क्या होता है कि जब मैं ऐसा ब्रैकेट दूंगा ना कि म्यू 29.6 से 35.6 में है, तो उसका मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूं कि भाई आई एम 95% कॉन्फिडेंट, मेरे को 95% विश्वास है कि म्यू इन दोनों वैल्यू के बीच में ही होगा, 95, 99, 90 व्हाटएवर, बट आई कैन स्पेसिफाई सम कॉन्फिडेंस लेवल। तो इसलिए हमको ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो इंटरवल एस्टिमेट में है। और ये जो आया 29.6 से 35.6, उसका टेक्निकल नाम क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसका टेक्निकल नाम क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आपको याद है तो लास्ट टाइम भी किया था हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन उसमें सैंपलिंग वैम्पलिंग कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज दिया था और अपने फाइंड करते थे। बट इसमें सैंपलिंग है, मतलब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछने का अपने आपसे कि एन दिया है क्या, छोटा एन दिया है क्या, बराबर। अगर छोटा एन दिया है तो ये सैंपलिंग की बात हुई, और सैंपलिंग है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होगा कि जो एक्स बार है प्लस और माइनस जेड वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर सिग्मा एक्स बार। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होगा कि जो एवरेज है वो एक्स बार प्लस और माइनस जेड इनटू सिग्मा एक्स बार, सिग्मा एक्स बार मतलब स्टैंडर्ड एरर, बराबर। और अगर पुराना वाला चैप्टर होता कि जिसमें आपका एन था ही नहीं, तो एवरेज प्लस और माइनस जेड इनटू खाली सिग्मा स्टैंडर्ड एरर, उसमें सिग्मा एक्स बार नहीं आता, इतना फर्क हो जाएगा, बराबर। बट इस चैप्टर में हम किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस पे, राइट। इन दिस चैप्टर आवर फोकस इज ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सैंपलिंग, राइट। अच्छा, तो लेट अस कंटिन्यू विद आवर एग्जांपल। अपना जो एग्जांपल है वो देखते हैं, राइट, कि उसमें आपको जी एन है, एक्स बार है, बराबर। सपोज मान लो कि हमको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, मान लो तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 16 है, बराबर। ये सब हमको पता है। हमको कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, बराबर, कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। तो एक्स बार क्या है 32.6, प्लस और माइनस जेड वैल्यू ढूंढेंगे। स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन रूट एन, बराबर, सिग्मा अपॉन रूट एन, ये फॉर्मूला होता है, बराबर। अच्छा, तो अब बात करते हैं जेड की, राइट। अब बात करते हैं जेड की। तो अगेन हमने लास्ट टाइम जो किया था ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं ढूंढते थे, तो इट विल हेल्प अस। लॉजिक क्या होगा कि सपोज 95% चाहिए मेरे को, सपोज 95% चाहिए, तो क्या करने का कि जस्ट टू विजुअलाइज, एवरेज के आजू बाजू 95% होता है, एवरेज के आजू बाजू 95% होता है, तो एक साइड का कितना होगा 0.95 का आधा 0.4750, और यहां से यहां तक तो 0.5 होता ही है, यहां से यहां तक तो 0.5 होता ही है। तो टेबल में 0.9750 ढूंढेगा, टेबल में क्या ढूंढेगा 0.9750, डबल कर देना
0.4750 जो बस एक में रहेगा। हाँ 0.4750 यहाँ सो 1.96 1.96 आएगा, राइट? So that is my Z value. That is my Z value. ठीक है? Online all of you? ठीक है ना? तो ये पूरा कैलकुलेशन खत्म करो। Z वैल्यू तो 1.96 आ गया, फिर इंटू 16/√1000 जो है -31.6 तो 32.6 प्लस और माइनस, मुझे इतना का वैल्यू बताओ। 0.90 तो 32.6 माइनस 0.99 31.61 33.5 33.59 ये दो वैल्यूज आएगी हमारी। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। समझ में आया सबको? मतलब वी आर 95% कॉन्फिडेंट कि एक्चुअल जो पॉपुलेशन का एवरेज है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगा, राइट? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? ओके, तो जो दूसरी क्विज है पेज 185 है उसमें सेकंड क्वेश्चन करो। गो टू पेज 185, सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। Random sample of 100 stores, sorry customers, average 75 मतलब x bar 75 है, sigma 20 है, तो sigma x bar 20/√100 मतलब 2 आएगा, और 95% तो हमने देखा 1.96 की है, तो 75 प्लस और माइनस 1.96 into 2 तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
if you're getting this answer, okay. ठीक है, अच्छा फिर 7th वाला भी देख लो। 7th वाला देखो, उसमें भी आपको एवरेज दिया है 12% और स्टैंडर्ड डेविएशन है 20% और ओवर अ 5 ईयर पीरियड लिखा है ना, मतलब सैंपल साइज 5 है, समझ रहे हो? एवरेज 12% है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, मतलब 20/√5 करना पड़ेगा सिग्मा एक्स का, और जो z वैल्यू है वो 90% के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो करो 90% मतलब पहले आधा करो 0.45 और उसमें 0.5 ऐड करो, तो लुक फॉर 0.9500। क्या है आंसर? स्मॉल एन क्या है सर? 5 है 5 है, स्मॉल एंड 5 लिखा है, सर, वो कैसे 5 ईयर पीरियड लिखा है ना, सर आंसर बी। इसलिए सर આપણે પોપ્યુલેશન નહીં આપી ये थोड़ो प्रॉब्लम है, આપણે તો x બાર માની લે, they should not have used that word but just ignore it, क्योंकि इसमें एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं, ऐसा ऑप्शन बट होता है। ऑनलाइन व्हाट इज द आंसर? बी आ रहा है ना, -2.75 से 26.75। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, z वैल्यू निकलना पता चला 1.64 या 65 ले सकते हो, you will have to search for 0.9500। तो टेबल में या तो 9495 मिलेगा, सॉरी मतलब 9495 या 9505, 1.64 या 65। एग्जाम में ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे कि उससे फर्क पड़ो, मतलब पड़ जाए ऑप्शंस में, दैट वे दे विल नॉट टॉर्चर यू, इतना ऐसा नहीं होगा। जाए आगे, अच्छा अभी देखो मेथड तो यही है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, बट इसमें एक वेरिएशन आता है, तो क्या आता है, एक वेरिएशन आता है कि when we are talking about practical world, तो अगर आपको पॉपुलेशन का मीन नहीं पता है तो हाउ इज इट प्रैक्टिकल के ये पता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन। अब तक जो एग्जांपल किया उसमें क्या लिखा है, पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन इतना है, पर पॉपुलेशन का मीन नहीं पता है तो ये भी नहीं पता होगा ना जनरली, राइट? तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि ये नहीं पता होगा, बट हम लोग जो सैंपल लेंगे उसका जो एवरेज है x बार और उसका स्टैंडर्डाइजेशन s, तो हम लोग ये यूज करेंगे, essentially will be operating with x bar and s।
मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमारे पास होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, राइट। तो इन दैट केस मतलब मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं, आप लोग भी लिख लो, इफ सिग्मा इज अननोन इट मींस S is available, use T distribution instead of Z. जो हम लोग Z टेबल देखते हैं ना, उसके बदले T टेबल देखना पड़ेगा, वो हम करेंगे अभी, राइट। बाकी फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज जस्ट दैट Z के बदले T देखना पड़ेगा। और T का जो टेबल होता है ना, उसमें मतलब वो कैसे देखना है बस वो समझना है, दैट इज द एडिशनल पार्ट। तो एक एग्जांपल करते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है ऑल ऑफ यू। So let us say कि मैंने 2020 कैलेंडर ईयर, ठीक है, 2020 का जो कैलेंडर ईयर है उसमें आई स्टडीड 35 स्टॉक्स, बराबर। मैंने 35 स्टॉक का एक साल का रिटर्न निकाला 2020 का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बराबर 35 स्टॉक्स का। वो 35 स्टॉक का एवरेज जो है वो आया 10.2%, और वो जो 35 स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आया लेट अस से 19.3%, बराबर, ऐसा आया। एंड आई वांट टू फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। मेरे को क्या फाइंड करना है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिग्मा एक्स बार तो फाइंड कर लूंगा, सिग्मा बाय रूट एन, सिग्मा नहीं है तो एस से काम चलाओ, 19.3% डिवाइड बाय रूट 35। तो जरा देखो क्या है, परसेंट में ही नहीं, परसेंट में कितना है, 19.3 डिवाइड बाय रूट 30 में कितना है, 3.26%, बराबर। तो ये तो हो गया। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हम ढूंढेंगे तो इट विल बी एक्स बार प्लस और माइनस जेड के बदले टी इंटू सिग्मा एक्स बार, एक्स बार प्लस और माइनस टी इंटू सिग्मा एक्स बार। तो एक्स बार फाइंड, अरे सॉरी टी फाइंड करना पड़ेगा। तो टी में और मेमोरी पर्पस आप ऐसे याद रखो कि टी माने टेल, टी फॉर टेल। तो हम हर बार क्या करते थे कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 99% उसको आधा करते थे, मतलब 99% को डिवाइड बाय 2 करूं तो ये 0.4950 होगा। हाँ, हम z में क्या करते थे, ये 0.4950 प्लस 0.5 और 0.9950 ढूंढेंगे। टी में एज आई सेड टी फॉर टेल, टेल मतलब ये रीजन। तो अगर ये 0.4950 है तो 0.5 में से 0.4950 कम करो तो 0.005 कितना आएगा, राइट, 0.005। तो पीछे देखो टी टेबल दिया होगा, पीछे देखो टी टेबल दिया होगा, उसमें पेज 230 पे देखो, 230 पे बिल्कुल नीचे तो सेकंड लास्ट कॉलम 0.005 है,
ठीक है, वन टेल टेस्ट, और हमारे लिए वही काम का है हमेशा। तो 0.005 मतलब सेकंड लास्ट कॉलम, और उसमें साइड में क्या लिखा है, डीएफ लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। साइड में क्या लिखा है, डीएफ लिखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बराबर, तो याद रखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1, मतलब हमारे में 34, हमारे में क्या आएगा 34। तो सेकंड लास्ट कॉलम में 34 वाला जो रो है, 34 तो दिया नहीं है, एक काम करो 34 नहीं दिया, लेकिन 30 का जो दिया 2.750 वो अभी ले लो। तो 2.750 दैट इज द टी वैल्यू। So 10.2 plus or minus 2.750 into 3.26%, तो ये हमारा आंसर होगा। कम वाला वैल्यू क्या है, 1.235% से लेकर 19.165%, तो ये हमारा 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल आया। दिस इज आवर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सर आमा एक टेल में આપણે તો એક જ ટેલ છે ને 0.005, એક ટેલ में ये 0.005 છે, અને જો બે ટેલ હોય તો ડબલ થઈ જાય, પણ એક ટેલ જુઓ એટલે ચાલે। એક ટેલ में ये કેટલો આવશે 0.5% એટલે 0.005, એટલે આપણે તો એ રીતે જ જોવાનું। પણ સર બે ટેલ કેવી રીતે કન્સિડર એ બાજુ તો આખું કવર છે ને 0.5 ના ના ના, કોન્ફિડન્સ ઇન્ટરવલમાં તો આવું હોય ને, અહીંયા બી એક હશે, આ ટી વેલ્યુ પ્લસ 1.75 આ માઈનસ, એટલે એ તો બરાબર જ છે, પણ ટેબલ જ્યારે ફરક પડે શું એક ટેલ જોઈએ કે બે ટેલ? ના, આમાં હંમેશા એક ટેલ જ જોવાની આવશે, એટલે इवन फॉर योर पर्पस ये जो टेबल है ना, उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल टेस्ट लिखा है ना 231 के ऊपर, वो तो पूरा रो ही काट दोगे तो भी चलेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो आपको खाली कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हमको तो एक टेल के टेबल मतलब एक टेल के लॉजिक से देखना होता है, तो वो रिडंडेंट है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया? और दूसरी चीज समझो कि सी सपोज कॉन्फिडेंस लेवल 95% हो, अगर सपोज कॉन्फिडेंस लेवल 95% हो, तो अभी हमने z के सम्स किए थे, उसमें z वैल्यू क्या आ रही थी 1.96 आ रही है। अब अगर 95% है तो t में क्या होगा कि 95 का आधा करो और फिर टेल निकालो, तो टेल में क्या आएगा 0.025, राइट। तो 0.025 जो 0.025 है, ठीक है, मतलब थर्ड कॉलम देखो, जो थर्ड कॉलम है ना, वो पूरा कॉलम देखोगे ना, तो जैसे जैसे डीएफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे डीएफ बढ़ रहा है, चालू कहां से हो रहा है 20.706 से हो रहा है, बराबर, और जैसे नीचे जा रहे हो लास्ट में इंफिनिटी हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया 1.96 आ गया, समझ में आया? मतलब 1.96 मतलब z का ही वैल्यू आ गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते हैं ना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n-1, मतलब जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है वैसे वैसे t और z में खास कुछ फर्क रहता नहीं है। इवन इंफिनिटी में 1.96 लिखा है ना थर्ड कॉलम में, हाँ, उसके ऊपर का क्या है 120 है, उसमें भी क्या लिखा है 1.98, मतलब कितना थोड़ा ही फर्क हुआ ना, isn't it? z से करो तो 1.96 है, t से करो तो 1.98 है, तो
मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जैसे आपका सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा ना, वैसे z से करो कि t से करो, प्रैक्टिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट स्टिल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जब भी सिग्मा के बदले s हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन के बदले सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन हो, तो हमें t से करना चाहिए, इतना याद रखना, ठीक है। ओके, फिर क्विज में इसका एक क्वेश्चन होगा, वो करो। पेज 186 पे थर्ड वाला कर लो, पेज 186 क्वेश्चन 3। Sorry, 186. हो रहा है? सिर्फ टी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो 99 का आधा 0.495, फिर 0.5 में से माइनस करो तो 0.005 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 24, तो टी वैल्यू क्या आ रहा है? 2.7, वो तो इनको स्टैंडर्ड एरर करके आएगा ना। टी वैल्यू कितना आ रहा है? अच्छा 2.79 और स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है? 7.83। ओके, तो फाइनल क्या आंसर आएगा? वैल्यू 2.8 आ जाएगी क्या? सिर्फ टी वैल्यू 2.79 का आ रहा है ना, और स्टैंडर्ड एरर 14/25 बराबर 14/5 7.8 मतलब सी आएगा ना, 70 प्लस और माइनस 7.83। ओके, समझ में आया सबको? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अच्छा, और ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसका थोड़ा थियरी पेज 178 पे दिया है, 178 से लेके 180 तक दिया है, एक बार देख लेना। जस्ट गो थ्रू वंस, देन देखो पेज 183 पे एक टेबल दिया है, फिगर 10.3। मिला?
ओके, सी पेज 183 पे जो टेबल दिया है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसको मत याद रखना, राइट। सिर्फ 2-3 चीजें हमको याद रखनी है, राइट। सबसे पहले तो मैंने क्या आपको बताया कि अगर सिग्मा दिया है तो यूज z, और अगर s दिया है तो यूज t। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर एस्टिमेशन करने का है, अगर एस्टिमेशन हो सकता है तो सिग्मा दिया है तो z करो और s दिया है तो t करो, राइट। अच्छा, फिर मैंने आपको अभी पहले एक टेबल चार्ट जैसा नहीं बनाया कि प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम कब होगा कि अगर पॉपुलेशन वो नॉट नॉर्मल है, पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल या अननोन है, ठीक है, एंड सैंपल साइज इज लेस देन 30, कि आपका पॉपुलेशन नॉर्मल है, आप वो बोल नहीं सकते, और सैंपल भी छोटा ले रहे हो, राइट। तो क्या होता है, देयर इज अ प्रॉब्लम, मैंने लिखवाया था, करेक्ट। तो बस वो चीज याद रखना कि अगर ऐसा है कि सैंपल साइज भी छोटी है, पॉपुलेशन खुद भी नॉट नॉर्मल है, तो एस्टिमेशन हो ही नहीं सकता, और अगर एस्टिमेशन हो ही नहीं सकता तो फिर ये z या t का तो सवाल ही नहीं आएगा। z और t का तो सवाल कब आएगा, when estimation is possible। अगर एस्टिमेशन पॉसिबल है तो सिग्मा है तो z, s है तो t, और अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर नहीं है, बात खत्म। बस दिस मच यू हैव टू रिमेंबर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन? ठीक है। और लास्ट में कुछ बायस लिखे हैं, लास्ट में कुछ बायसेस लिखे हैं। बायस मीन्स मिस्टेक, राइट। ये पूरा जो आपका है, सपोज अगेन आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ये जैसे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल आते हैं, राइट। तो आप मोस्टली ऐसे लोगों को ही पूछो
कि who are more likely to be बीजेपी वोटर, तो आपका रिजल्ट भी ऐसा आएगा कि बीजेपी की सीट ज्यादा दिखती है, राइट। तो सैंपलिंग करना एक खुद साइंस है, और उसमें जो अलग अलग गलतियां होती है, दोज आर कॉल्ड बायसेस। तो उसमें सबसे पहले जो लिखा है वो डेटा माइनिंग बायस लिखा है, राइट। तो डेटा माइनिंग बायस मतलब क्या, कि व्हेन यू हैव सम ऑब्जेक्टिव, व्हेन यू हैव सम मोटिव इन योर माइंड, और आप अलग अलग तरह से डेटा को ले रहे हो जब तक आप राइट प्रूव नहीं हो जाते, राइट। सपोज ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो खुद अपना सर्वे करवाती है कि भाजपा के सर्वे में आए उसको इतनी सीट मिलेगी, आम आदमी पार्टी को लगता है दिल्ली में उसको इतनी सीटें मिलेगी। तो आप डेटा इस तरह से ले रहे हो, राइट। सपोज मैं सेल्स में काम कर रहा हूं और क्लाइंट को मिलने जा रहा हूं, तो मैं 100 म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग ले जाऊंगा और बोलूंगा देखो एवरेज 15% रिटर्न है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं कि यू आर टॉर्चरिंग द डेटा until unless it shows you what you want to see, that is called data mining bias, इसको बोलते हैं डेटा माइनिंग बायस, ठीक है। फिर सैंपल सिलेक्शन मतलब मैंने जो बताया ना कि आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले रहे हो, आप कुछ चीजों को ज्यादा ले रहे हो या कुछ चीजों को ले ही नहीं रहे हो, तो दैट इज सैंपल सिलेक्शन बायस। सपोज इलेक्शन का ओपिनियन पोल कर रहा हूं, बट मेरा 80% सैंपल अर्बन है, सिर्फ 20% सैंपल रूरल है, तो सैंपल सिलेक्शन बायस होता है, राइट। तो दैट इज सैंपल सिलेक्शन। फिर सर्वाइवरशिप बायस दिया है। तो सर्वाइवरशिप बायस कब होता है, जब आप मल्टीपल टाइम पीरियड का डेटा देखते हो ना, कि मैं ऐसा बोलूं कि देखो पिछले 10 सालों में टॉप 20 कंपनी जो है उनका रिटर्न इतना है, राइट। पिछले 10 सालों में टॉप 20 कंपनीज का ये है, लेकिन टॉप 20 कंपनीज तो आप आज की देख रहे हो, टॉप 20 कंपनीज एज ऑन व्हाट, तो एज ऑन से 31 जनवरी 2021, बराबर। तो वो टॉप 20 जो आज की तारीख में है वो तो वही होगी जो लास्ट 10 साल सर्वाइव की है, राइट। तो दैट काइंड ऑफ बायस इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। आपको क्या देखना चाहिए कि 10 साल पहले टोटल इतनी कंपनीज थी, इसमें से इतनी बंद हो गई, इतनी जो बची है उनका ये रिटर्न है, बट जो बंद हो गई है 10 साल के दरमियान उसका भी डेटा इंक्लूड करना चाहिए ना, बट जो मर चुका है वो डेटा हम इंक्लूड नहीं करते, जो 10 साल टिका ही नहीं है उसका डेटा हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस, ओके। फिर लुक अहेड बायस, वो क्या हो जाता है कि कभी-कभी हमारे पास जो डेटा हम देखते हैं ना वो हिस्टोरिकली तो अवेलेबल होता है, बट जब उससे हम आज अप्लाई करने जाएंगे ना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मेरी स्टडी ऐसा बोलती है कि पूरे साल का जो रिटर्न होता है ना वो 31 दिसंबर का जो पी रेशियो है ना उस पर डिपेंड करता है। तो हिस्टोरिकल स्टडी तो हो जाएगी क्योंकि पिछले 10 साल का सपोज डेटा लूं तो हर एक साल का रिटर्न होगा, और हर एक साल में लास्ट दिन जो है 31 दिसंबर, उसमें क्या पी रेशियो था वो भी मुझे पता होगा, तो हिस्टोरिकल तो हो गया। लेकिन अब आज अप्लाई करने जाऊंगा क्या, चलो ठीक है, तो 2021 में क्या रिटर्न होगा, तो 2021 का रिटर्न इट विल डिपेंड ऑन पी रेशियो ऑन 31 दिसंबर 2021, जो आज की तारीख में तो है ही नहीं, अभी तो अवेलेबल ही नहीं, 31 दिसंबर आया ही नहीं है। तो अगर इस टाइप की गलती करते हो तो इट इज कॉल्ड लुक अहेड बायस, उसको बोलते हैं लुक अहेड बायस। और लास्ट जो है अगेन वेरी सिंपल, टाइम पीरियड बायस। या आप अपने सैंपल में आपकी स्टडी में कौन सा टाइम सैंपल ले रहे हैं। इन जनरल क्या होता है कि एक्यूरेसी बढ़ानी है तो हो सके उतना लंबा टाइम पीरियड लेना चाहिए, क्योंकि सपोज मैं ऐसा बोलूं कि देखो पिछले 6 महीने में 50% रिटर्न मिला है तो अच्छा ही रिटर्न मिलेगा, तो दैट इज नॉट लॉजिकल कि सिर्फ 6 महीने की बात करके आप थोड़ा कंक्लूजन ला सकते हो, तो वो इनएप्रोप्रिएट है सिर्फ 6 महीने गिनूं तो। पर मैं ऐसा भी बोलूं कि पिछले 50 साल में इतना रिटर्न मिला है तो वो भी इनएप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लंबा देखोगे ना तो उसमें बीच बीच में इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, राइट। जैसे इंडिया है तो इंदिरा गांधी के वक्त 70s या 80s में बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, 90s 92 में लिबरलाइजेशन हुआ, राइट। 2008 में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आए,
तो वो सब हम इकट्ठा नहीं कर सकते, समझ रहे हो, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी 92 से पहले और 92 के बाद वो कंप्लीटली डिफरेंट है, तो एक ही टाइम पीरियड नहीं ले सकते। तो अगर ऐसी गलती हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड बायस। तो इन जनरल प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए कि हो सके उतना लंबे अवधि का डेटा लो, बट ध्यान रखो कि उसके बीच में ऐसी कोई मेजर इवेंट नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमको सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जो लास्ट क्विज में बचे हुए क्वेश्चंस है वो, और जहां से प्रैक्टिकल चालू हुआ वहां की इलस्ट्रेशन उतना कर लेना, so then we are done with this chapter, okay।